हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछने की, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट? ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ललन सिंह, मनोहर लाल खट्टर, वीरेंद्र कुमार कथिक या फिर शिवराज सिंह चौहान। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो सेशन की यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। 1 साल की वैलिडिटी रहती है उस कोर्स की और 1 साल तक आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं उनका, और सिस्टम से भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज गल्फ फूड 2026 इनोग्रेटेड? गल्फ फूड 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, दुबई। तो गल्फ फूड 2026 ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड बेवरेज सोर्सिंग इवेंट है, दुबई में ओपन हुआ है। और इस एनुअल फूड इवेंट के 31 साल के इतिहास में पहली बार ये 2 वेन्यूज में हो रहा है, दुबई में ही। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इसमें पार्टनर कंट्री के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो भारत के लिए एक अचीवमेंट है। और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे अपेडा बोलते हैं, तो ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अपेडा की बात करें कि स्टैचुटरी बॉडी है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। और जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से प्रोडक्ट, तो उसको प्रमोशन करने का काम अपेडा के पास है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। व्हेन इज द डेटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व्ड? डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 28 जनवरी। डेटा प्राइवेसी डे ये हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसे डेटा प्रोटेक्शन डे भी बोलते हैं। 2006 में काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा ये डे स्थापित किया गया था, क्योंकि कन्वेंशन 108 साइन हुआ था, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है डेटा प्रोटेक्शन संबंधित। डेटा प्राइवेसी 2026 का थीम है टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी है। और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025, ये सभी भारत ने लागू किए हुए हैं डेटा सुरक्षा के लिए। भारत में डेटा प्राइवेसी के लिए 782 करोड़ रुपए एलोकेट भी किए गए थे 2025-26 बजट में साइबर सिक्योरिटी के लिए। Which of the following has become the first trades platform in India to declare and pay dividend? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म भारत में लाभांश घोषित करने और भुगतान करने वाला पहला प्लेटफॉर्म बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, RXIL। रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, RXIL, जो कि एक ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है, यानी कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, जिसे सिडबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक द्वारा प्रमोट किया जाता है। तो इसने अपना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है और पे भी किया है 21.6% फेस वैल्यू पर, जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं। और इस तरह से करने वाला ये पहला ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बन गया है भारत में। MD एंड CEO रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के केतन गायकवाड़ है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स ये एक RBI रेगुलेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जो MSMEs जो हैं वो अपना जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं या फिर इनवॉइसेज हैं उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल फाइनेंशियर्स के जरिए ऑक्शनिंग करवा के। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये वाला। द इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया EU FTA कवर्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट शेयर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी? भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग कितने हिस्से को कवर करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 25% ऑफ ग्लोबल GDP। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट मिस उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड हो चुका है। और हाल ही में 16th इंडिया EU समिट हुई न्यू दिल्ली में।
तो भारत को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल रहा है यूरोपियन मार्केट में अक्रॉस 97% ऑफ टैरिफ लाइंस कवरिंग 99.5% ऑफ ट्रेड वैल्यू। वहीं भारत 92.1% टैरिफ लाइन प्रोवाइड कर रहा है यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट को, और ये 97.5% कवर करता है। अब इसका मतलब क्या है, ये हर समझौते में आपको ये वाली लाइन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बेसिक ही यही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो भारत को क्या है 97% ऑफ टैरिफ लाइन है ना, पर प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगी। यानी कि अगर भारत 100 प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में, तो 97% ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे या तो बहुत कम एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, कस्टम ड्यूटी होगी, या फिर जीरो होगी। आई बात समझे, 100 में से 97% प्रोडक्ट्स पे हमें जीरो या फिर बहुत कम, बहुत न्यूनतम एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी या कस्टम ड्यूटी हमें देनी पड़ेगी। और जो ये 97% है, अगर हम इन्हें इनकी वैल्यू देखें, ठीक है, तो 99.5% इनकी वैल्यू है, अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें जो हम यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम मतलब मॉनेटरी उसमें देखें सेंस में। इसी तरह से भारत 92.1% जो टैरिफ लाइन है वो प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि यूरोपियन यूनियन से अगर 100 प्रोडक्ट हमारे यहाँ आते हैं तो हम 92.1 प्रोडक्ट्स पर उनको ज़ीरो ड्यूटी या फिर बहुत कम ड्यूटी उन पर लगाएंगे। ओवरऑल देखें तो यूरोपियन यूनियन भारत को 144 सर्विसेज सब सेक्टर का एक्सेस दे रहा है, वहीं भारत 102 सब सेक्टर्स का एक्सेस यूरोपियन यूनियन को दे रहा है। और ये डील भारत और 27 देशों वाला यूरोपियन यूनियन के बीच हुई है। 2 बिलियन पीपल को ये कवर करता है, और 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर की कंबाइंड मार्केट वैल्यू है इसकी। और डोमेस्टिक जो ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि जीडीपी का 25% ये डील रहने वाला है। अच्छा, भारत को बस यूरोपियन यूनियन ने एक चीज़ की एक्सेम्पशन नहीं दी है, जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, CBAM है, ठीक है, उस पर नहीं दी है। तो जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले प्रोडक्ट्स जो भारत से जाएंगे यूरोपियन यूनियन में, उनमें कोई छूट नहीं मिलेगी, वहाँ पर वैसा टैक्स लगेगा। भारत का फेवरेबल ट्रेड सरप्लस है यूरोपियन यूनियन के साथ 15 बिलियन यूएस डॉलर के लगभग। फेवरेबल ट्रेड सरप्लस मतलब भारत कम इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। 2024-25 में भारत का जो बायलैटरल ट्रेड था गुड्स से संबंधित यूरोपियन यूनियन के साथ, वो 11.5 लाख करोड़ रुपीस का था, या आपका 136.54 बिलियन यूएस डॉलर का था, जिसमें एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 6.4 लाख करोड़ रुपीस थी और इंपोर्ट्स की वैल्यू 5.1 लाख करोड़ रुपीस थी। यानी कि हमने इंपोर्ट कम किया था, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया था, इसको बोलते हैं सरप्लस। भारत और यूरोपियन यूनियन फोर्थ एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं रेस्पेक्टिवली, आप सभी जानते हैं। और भारत यूरोपियन यूनियन का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूरोपियन यूनियन का जो टोटल ट्रेड है उसमें 2.4% शेयर भारत का है। यूरोपियन यूनियन भारत का 22वां FTA पार्टनर बन गया है। 2014 से ही गवर्नमेंट ने कई तरह की इस तरह की डील की है FTA, जैसे मॉरिशस के साथ, UAE के साथ, UK के साथ, EFTA, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, आयुष प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे यूरोपियन यूनियन में। और जो FTA है वो 572.3 बिलियन यूएस डॉलर की अपॉर्चुनिटी अनलॉक करता है EU फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए, उन्हें भारत में मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा। 2023 में यूरोपियन यूनियन ने जो जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस बेनिफिट्स है, इसको विड्रॉ कर लिया था भारत से, और काफ़ी हाई टैरिफ भारत के प्रोडक्ट्स पर लग रहा था। अच्छा, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कारें हैं जैसे स्कोडा और भी कई सारी, तो वो भी उनमें भी प्राइस कट देखने के लिए अब मिलेगा, भारत में थोड़ा सस्ती हो जाएंगी। वाइन्स आती हैं, है ना, वाइन्स वगैरह आती हैं, वो भी सस्ती हो जाएंगी, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। Which portion of the 6 GHz spectrum band has been de-licensed by the center? केंद्र सरकार द्वारा 6 GHz स्पेक्ट्रम बैंड के किस हिस्से को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 5925 to 6425 मेगाहर्ट्ज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोअर पोर्शन है 6 GHz स्पेक्ट्रम बैंड का, उसको डी लाइसेंस कर दिया है। इससे अब इंडोर वाईफाई यूज इस स्पेक्ट्रम में किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने लो पावर एंड वेरी लो पावर वायरलेस एक्सेस रूल 2026 को नोटिफाई किया है। द फ्रेमवर्क exempts लाइसेंस इफ यूजर्स follow the mandatory technical rules. It also mandates users to set the frequency and discourage exclusive rights. Which of the following is not one of the 4 pillars of quantum technologies mentioned in India's military quantum mission policy framework? निम्नलिखित में से कौन भारत के सैन्य क्वांटम मिशन नीति ढांचे में उल्लेखित क्वांटम प्रौद्योगिकी 4 स्तंभों में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी।
तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क रिलीज कर दिया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें पॉलिसी और रोड मैप बताया गया है क्वांटम टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने का आर्म्ड फोर्सेस में। 4 पिलर्स हैं इसके: क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। चीफ ऑफ नवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैं। चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं। आयुष एक्सेल एंड विच कंपनी साइंड एमओयू फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन एक्सेस टू ऑथेंटिक आयुष प्रोडक्ट्स। आयुष एक्सेल और किस कंपनी ने प्रमाणिक आयुष उत्पादों की ऑनलाइन उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है जेप्टो। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूरा कराया है आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और जेप्टो लिमिटेड के बीच में। और इस दौरान यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष प्रताप राव जाधव और कैवल्य वोरा जो कि को फाउंडर हैं जेप्टो के, ये भी मौजूद रहे। तो जो आयुष मेडिसिन हैं या प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, वो जेप्टो के जरिए भी बेचे जाएंगे। विच इंस्टीट्यूट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद CAY-EIT for cutting edge research, technology transfer and innovative educational frameworks within the आयुर्वेदिक सेक्टर। आयुर्वेदिक क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवोन्मेषी शैक्षिक ढांचे के लिए किस संस्थान ने CAY-EIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आता है। इसने एमओयू साइन किया है सेंटर फॉर आयुर्वेदा एजुकेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ, कटिंग एज रिसर्च, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनोवेटिव एजुकेशन फ्रेमवर्क्स के लिए आयुर्वेदिक सेक्टर में। विच एजेंसी रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल इनहेंसिंग सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वेस्ट टायर्स इन इंडिया? किस एजेंसी ने भारत में बेकार टायरों की चक्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने एक 3 रिपोर्ट जारी की हैं, इनहेंसिंग सर्कुलर इकोनॉमी इन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, वेस्ट टायर्स एंड ई वेस्ट एंड लिथियम आयन बैटरीज इन इंडिया, इनसे संबंधित, ठीक है। रिपोर्ट्स के अगर हम नाम देखें तो देखिए इनहेंसिंग सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वेस्ट टायर्स इन इंडिया, इनहेंसिंग सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स इन इंडिया, एडवांसिंग सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड लिथियम आयन बैटरीज इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट्स जारी की गई हैं। Where was the Symposium on International Automotive Technology 2026 held? अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी संगोष्ठी 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए है पुणे। यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील ST कुमारस्वामी, इन्होंने 3 दिन तक चलने वाला एक इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी 2026 सिंपोजियम को इनोग्रेट किया है पुणे में। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड SAE इंटरनेशनल और साई इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया गया। The Department of Post signed an agreement with which company to promote access to regulated capital market services for citizens across India? डाक विभाग ने भारत भर के नागरिकों के लिए विनियमित पूंजी बाजार सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जो सिटीजन्स हैं उनके लिए रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। Reserve Bank of India and which agency signed MOU on concerning cooperation and exchange of information in relation to central counterparties regulated and supervised by RBI? भारतीय रिजर्व बैंक और किस एजेंसी ने RBI द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित केंद्रीय प्रतिपक्ष से संबंधित सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है ESMA। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी यानी कि ESMA, इन्होंने MOU साइन किया है और जो सेंट्रल काउंटर पार्टीज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड जो RBI द्वारा होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। द MOU enables RBI and ESMA to cooperate regarding CCPs यानी कि सेंट्रल काउंटर पार्टीज इन लाइन विद देयर रेस्पेक्टिव लॉज एंड रेगुलेशंस। यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी जो ESMA है, ये एक एजेंसी है यूरोपियन यूनियन की, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है। Which company has proposed to acquire unit holding in National Highways Infra Trust? कौन सी कंपनी नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट में यूनिट हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है नाइट्रो एशिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एक्विजिशन अप्रूव कर दिया है जिसमें कुछ सर्टेन होल्डिंग्स नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट में नाइट्रो एशिया होल्डिंग्स द्वारा दिए जाएंगे। जो नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, सेबी से रजिस्टर्ड भारत में। CCI ने साथ में एक और इसी तरह का एक्विजिशन अप्रूव किया है
टोयोटा इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को एक्वायर करेगा? एलियोट एसोसिएट्स, एलियोट इंटरनेशनल और लिवरपूल लिमिटेड। What was the total value of India's foreign exchange reserves in week that ended January 16? 16 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 701.360 बिलियन यूएस डॉलर। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये बढ़ा है, लगभग 14.167 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ा है 16 जनवरी तक की अगर हम बात करें, टोटल हो गया है 701.360 बिलियन यूएस डॉलर। जो गोल्ड रिजर्व है उसमें भी बढ़ोतरी देखने के मिली और जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है उसमें भी देखने के लिए बढ़ोतरी मिली है। ठीक है, ऑल टाइम हाई है ये, लगभग पहुंच जाएगा 704.89 बिलियन यूएस डॉलर तक। इंडिया का जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, ये 560.518 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। जो गोल्ड रिजर्व है ये 117.454 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। What was the total value of FDI inflows to India in 2025? 2025 में भारत में कुल प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 47 बिलियन यूएस डॉलर। तो एफडीआई इनफ्लो जो भारत में 2025 में वो 73% तक बढ़ा है और 47 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है, क्योंकि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिला है। तो ऐसा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटेड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर, उसमें बताया गया है ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुके हैं 2025 में, 14% का इंक्रीज देखने को मिला है। इंडिया का जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये निगेटिव रहा है 4th कंसेक्यूटिव मंथ में, नवंबर 2025 में, यानी कि जो हमारा आउटफ्लो है वो बढ़ा है और जो इनफ्लो है वो कम हुआ है, यानी कि एफडीआई हमारे यहाँ से बाहर ज़्यादा गई है और हमने रिसीव कम की है। नेट एफडीआई हमारा 446 बिलियन यूएस डॉलर रहा और ग्रोस डायरेक्ट इनफ्लोस 6.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा और आउटवर्ड एफडीआई 1.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा है नवंबर 2025 में। Which state government has imposed a complete ban on गुटखा and tobacco containing food products? किस राज्य सरकार ने गुटखा और तंबाकू युक्त खाद्य उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने कंप्लीट स्टेट वाइड बैन लगा दिया है गुटखा और जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें टोबैको या निकोटीन होते हैं, ना मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ना स्टोरेज, ना सेल, ना ट्रांसपोर्ट, ना डिस्ट्रीब्यूशन। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडो, अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, आईटीबीपी के साथ हेल्दी वाटर कैंपेन के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। तो ये हम पहले भी इसको कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो आईटीबीपी जो है जो बॉर्डर के विलेजेस हैं उनको क्वालिफाइड डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधा कराएगा यदि कोई इमरजेंसी आन पड़ती है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखें। व्हाट इज द नेम ऑफ यूएस चिप सप्लाई चेन अलायंस? पैक्सिलिका। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 17। नेम द टेंपल दैट हैज एशेस ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस? रेंकोजी टेंपल इन टोक्यो, जापान। विच स्टेट टॉप द having the largest share of population aged above 60? Kerala. In 2016, India set an ambitious target to eliminate malaria by which year? 2030. To the point question देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं। Jimmy Wales is the founder of which platform? The Iron Man of India title refers to which leader? Who was the first Governor General of independent India? In which year did Jallianwala Bagh massacre take place? In which year was the socio-economic caste census conducted in India? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का बने मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। फिर और कोई डाउट हो तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 साल तक के लिए मटेरियल आपको दिया जाता है, करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल रहता है। कंप्लीट करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयर्स, इकोनॉमिक अवेयर्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।